हेलो 10th क्लास। आपका चैप्टर नंबर 14 मनु भंडारी एक कहानी। ये भी जिनकी लेखिका है मनु भंडारी। इनका जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। मतलब अभी लेखन का कार्य कर रही खुद से ही, मतलब है ना। स्वतंत्र हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचना है एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपकी बंटी, महाभोज उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी ये भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्व संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अब हम कहानी पे आते हैं। ये कहानी एक भी जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहायत मतलब अकेले ही अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी मतलब बिना पढ़ी लिखी व्यक्ति विहीन माँ। व्यक्ति विहीन मतलब क्योंकि उनका अपने लिए टाइम ही नहीं था, वो अपने लिए जीती ही नहीं थी, इसलिए सवेरे से शाम तक वो हम सब की मम्मी ऐसे ही होती है कि वो जब हम बच्चे हो जाते या फिर हमारी ज़रूरतों में या फिर हमारी पिताजी की ज़रूरतों में सारा दिन उलझी रहती है और अपनी ज़िंदगी तो भूल ही जाती है। जैसे हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदे यानी कि ऊंचे पद पर, ओहदा मतलब पद पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनका दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर वे बेहद क्रोधी और अहमवादी भी। तो एक और तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, लोगों के बारे में सोचते थे वे भला, लेकिन घर के लिए वो क्या थे, बेहद ही क्रोधी और अहमवादी, मतलब खुद को ही सब कुछ सर्वेसर्वा मानते थे। पर ये सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पीता थे। मतलब ये तो सिर्फ मैंने सुना था, क्योंकि लेखिका के जन्म के बाद तो वो एकदम बदल गए थे। अब तो मात्र वो भग्नावेश मतलब ये होता है कि एक टूटा फूटा मकान की जो जैसे ईटे वीटे शेष बची हो ना, वैसे उसको बोलते हैं। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्होंने यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, यानी अर्थ का मतलब क्या, पैसा नहीं दिया। उनका नाम तो बहुत हुआ, लेकिन उनको कोई पैसे नहीं मिले। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक जो पहलू थे उनको निचोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि इंसान के पास यदि पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्या अच्छा करेगा और क्या आगे लोगों की भलाई करेगा। क्योंकि खुद का परिवार संभालने के लिए भी जब जितनी ज़रूरत हो उतने पैसे नहीं हो, तो फिर वो लोगों का भला भी नहीं कर सकते। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। मतलब वो एक तो अहमवादी भी थे और फिर अपने जो बातें हैं वो कम से कम अपने तक ही सीमित रखते थे, अपने बच्चों को भी नहीं बताते थे। नवाबी उनकी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी।
क्योंकि एक तो उनके आते बहुत शौक और आते बहुत, अपन ने हमने पढ़ी ना नवाब वो काकड़ी वाला, लखनऊ के नवाबी अंदाज वाला, तो आते भी उनकी अच्छी थी, फिर बहुत महत्वाकांक्षी भी थे और हमेशा ही टॉप पर रहे हुए। कभी भी आप देखना कि जो इंसान फर्स्ट क्लास फर्स्ट रैंक पे होता है और वो कभी तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता तो उसको बहुत गुस्सा आता। तो ऐसी स्थिति लेखिका के पिता के साथ हो रही थी, इसलिए वो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था। लेकिन वो क्रोध किस पर निकाले, तो वो हमेशा किस पर निकालते थे, उनकी माँ पर। अपने के हाथों विश्वासघात की जाने जैसी गहरी चोटें होगी, वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते थे। मतलब वो सब पर बहुत विश्वास करते थे, बहुत दिल रखते, लेकिन किसी अपने ने उनका ऐसा दिल दिखाया, ऐसा विश्वासघात किया कि वो अब शक्की हो गए। वो लोग अब वो पिताजी हम पर भी शक करने लगे। पर ये पितृगाथा में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खमियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुती हुई है। यहाँ की अनजाने अनछाए किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझे से 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उसे उबर नहीं पाई हूँ। लेखिका कैसी है, काली है, दुबली पतली है, लेकिन उसकी तुलना में उसकी ही बड़ी बहन बहुत गोरी और बहुत सुंदर, बहुत सुशील, हंसमुख। तो हमेशा इन दोनों में तुलना होती थी। आज के पेरेंट्स तो बहुत समझदार, लेकिन पहले ऐसा होता था कि भाई तू काली है, तेरे से शादी कौन करेगा, और फिर काले लोगों से यूँ थोड़ी घृणा वगैरह भी करते थे। भले ही सगे माँ तो नहीं करती, लेकिन बाप को होता। तो लेखिका के साथ भी सदैव यही रहा। इसीलिए लेखिका ने बहुत मेहनत की, क्योंकि उनको आत्मसम्मान पाना था। तो भले उनको आत्मसम्मान और सब मिल गया, लेकिन वो जो चीज़ एक रह गई वो आज दिन तक लेखिका के अंदर छुपी हुई है। वो उस दुख को कभी भुला भी नहीं पे। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को जाती हूँ। ऐसा लगता है कि अभी धरती फटे और अंदर चली जाऊँ। शायद अचेतन की किसी पर्द के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस सख्ती स्वभाव पर मैंने कभी भना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके सख्ती स्वभाव की झलक भी दिखाई देती है। कि मतलब वो चीज़ मेरे अंदर भी आ गई कि जो पिताजी को शक था वो मेरे अंदर के, ये कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ ऐसा। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपज शक होश संभालने के बाद से जिन पिताजी ने किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है। कई कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कई प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर ही अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उनका जो आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। मतलब ऐसा ही नहीं कि हम बोलते हैं ना कि जैसा पिता होगा उसकी बेटी होगी, तो जरूर नहीं कि बाहरी गुण, अंदर के गुण भी बहुत कुछ मिलते जुलते। तो लेखिका के साथ भी यही हुआ है कि कई तो कुंठा मतलब उनको गुस्सा भी आता है कि उनके पिताजी ने उनके साथ भेदभाव किया। कई उनकी छाया के रूप में, कई उन्होंने अच्छा काम भी किया तो छाया के रूप में। तो ये सब रूप उनके पिताजी के उनके साथ हमेशा चलते रहते। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। वो तो हर माँ में हो ही जाती है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो अपनी इच्छा मारकर बस धीरज धारण कर लेती है। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्ति और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जीत को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, चाहा ही नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत ही असहाय मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, हम अब ये पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हो। मतलब भले ही माँ के प्रति हमारी सहानुभूति थी, लेकिन वो मेरी आदर्श नहीं हो सके, क्योंकि
उन्होंने माँ को आदर्श क्यों नहीं बनाया? क्योंकि माँ चुपचाप सब कुछ सह रही थी, जब उनकी गलती नहीं होती तब भी वो सब कुछ सहन कर रही थी। और जरूरी नहीं कि इतना त्याग और इतनी सहिष्णुता लाइफ में जरूरी हो, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना ही पड़ता है। इसीलिए लेखिका ने उनको कभी अपना आदर्श नहीं बनाया, लेकिन उनके प्रति उनको सहानुभूति जरूर थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सतोलिए, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड्डिया के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीचकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। मतलब भाई लोग तो बाहर खेलते थे, लेकिन हम लोग कहाँ खेलते थे? घर के अंदर ही। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का ही हिस्सा होते थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न यानी कि अलग करके हमें कितना संकुचित, छोटा बना दिया है, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मतलब पहले के टाइम में ये था कि पूरा मोहल्ला ही हमारा घर होता था, आस पड़ोस भी बहुत अच्छे होते थे, हम पूरे मोहल्ले में खेल लेते। लेकिन जो आज का आधुनिक कल्चर है, आज की आधुनिक पीढ़ी है, वो कैसे कि महानगर यानी कि सिटीज़ के अंदर अपने अपने फ्लैट में सीमित होकर उनको अपने आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में ही मस्त रहते। इसीलिए उन्होंने पड़ोस कल्चर को खुद से एकदम अलग ही कर दिया। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के, मतलब जहाँ पे लेखिका बड़ी हुई है, ब्रह्मपुरी मोहल्ला अजमेर, वहीं के बारे में उन्होंने 1 दर्जन कहानियाँ तो उसी मोहल्ले के बारे में उन्होंने लिखी है, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारा, अपनी युवावस्था को आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनका भाव भंगिमा, मतलब जो मैंने जिया है वही मेरे अंदर, मतलब अभी तक भी है। बहुत टाइम बीत गया उसके बाद भी भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, ये मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। दास साहब मतलब उनके आसपास के कोई थे जो उन्होंने एक महाभोज, लेखिका ने उपन्यास लिखा तो उसमें उन्होंने दाहभोज को ही अपना आदर्श बनाकर, अपना मतलब बोलते हैं ना नायक बनाकर उन्होंने लिखा, तो उनके दिमाग में अपना पाया। तो ये एक अच्छा अनुभव था लेखिका के लिए। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक मतलब 10th पास। सन 44 में सुशीला ने योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, क्योंकि हमेशा वैसे तो सुशीला के साथ लेखिका की क्या होती थी, तुलना होती थी, लेकिन 1944 के अंदर जो लेखिका की बड़ी बहन सुशीला है वो शादी करके कोलकाता चली गई और दोनों बड़े भाई भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब लेखिका अपने पिताजी के साथ अकेले रह गई। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़, गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री मतलब खाना बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था।
घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, मतलब बहुत अच्छी बात मानते थे वो बहस करना। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था, मतलब दुखी रहता था कि भाई इतना सब क्यों हो रहा है देश में। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बारे में लेखिका को ज्यादा पता नहीं था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, मतलब उस टाइम 10th के बाद सीधा कॉलेज होता था, और अब भी शायद नई शिक्षा नीति आई है जो 2020 में, वो भी सेम इसी तरह की है कि आप 10th के बाद सीधा कॉलेज, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप उसमें कॉलेज ही करोगे, यानी 11th-12th का नहीं रहेगा जब से ये लागू होगी तब से, है ना। हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञ, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अघे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के दीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। ये शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने समझा। शीला अग्रवाल उनकी प्रिंसिपल मैम थी जिन्होंने उनको साहित्य की दुनिया में प्रवेश करा। उससे पहले वो सिर्फ एक नॉर्मल हमारी तरह लड़की थी, फिर बाद में उन्होंने जब अच्छे अच्छे साहित्य पढ़े तो वो अब क्या बन गए, लेखिका। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। मतलब पिताजी तो चाहते थे कि वो सिर्फ बहस से सुनूं, लेकिन शीला अग्रवाल ने तो क्या किया, उन बहस के अंदर या उन स्थितियों के अंदर भाग लेने को ही मतलब पूरा बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी तो घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद, यानी कि हर युवा अपनी ड्यूटी समझता था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति ये हुई कि एक बवंडर शहर में मचा था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद वो बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। मतलब पिताजी चाहते थे कि मैं सिर्फ घर में आए हुए जो लोग हैं उनके साथ उठूं बैठूं, उनसे बहस करूं, उनकी बातों को ध्यान से सुनूं। वो कभी ये नहीं चाहते कि मैं सड़कों पर हड़तालें करती फिरूं, नारे लगाती फिरूं, क्योंकि वो ऐसा उस टाइम के समय अच्छा नहीं समझते थे। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, यानी कि सारे जो मनाही है, सारी वर्जनाएं हैं, सारा भय है,
वो कैसे ध्वस्त यानी कैसे खत्म हो जाता है तभी जानते हैं जब अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। फिर लेखिका ने अपनी मन मर्जी से लव मैरिज भी कर ली, तो फिर ये उनका टक्कर उनके पिताजी और उनके बीच में हमेशा ही चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता, मतलब कि हमेशा ही खुद को यश देना, शाबाशी देना, ये उनकी बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था ये सिद्धांत के व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो, यानी कि सब लोग उसे माने। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, मतलब बहुत गुस्सा आया। ये लड़की मुझे कहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने उनको स्कूल में बुलाया था। इसलिए 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखा। ये तो होता ही, अपने घरों में भी शायद होते ही है। गुस्से से भनाते हुए वहां वे गए थे। लौटकर क्या कर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पे चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। कहा तो जाते समय पिताजी ने मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि ये तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। मतलब प्रिंसिपल मैम ने शिकायत की कि भाई आपकी लड़की के कहने पे सारी लड़कियां क्लास से बाहर आ जाती है, तो आप इसको घर पे बिठाओ। लेकिन पिताजी क्या ये तो सब देश में हो रहा है, इसलिए वो तो ऐसा करेगी। मतलब पिताजी बहुत खुश हो गए। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूल, आज़ाद हिंद फौज तो आपको पता है ना, सुभाष चंद्र बोस ने मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर अपने एक आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। स्कूलों, दुकानों के लिए हड़तालों का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़तालें करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी के एक निहायत दक्यानुस मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की जो लू उतारी। अरे इस मनु की तो मत मारी गई है। पर भंडारी